नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। और भाई सीईटी क्वालिफाई की आपकी सीरीज़ में बड़ा स्वागत है। फिर से हम आज सीईटी क्वालिफाई की हमारी पहली जो वीडियो होती है सीईटी क्वालिफाई की बात करते हैं। बातें वही हैं घुमा फिरा के, लेकिन कहना ज़रूरी है हमारे सीईटी क्वालिफाइयों की भाई बहन जो है उनकी आवाज़ कोई उठाता नहीं है। तो हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है, लगातार हम इस आवाज़ को उठाएंगे, ठीक है। और जो नासमझ हैं वो विरोध करेंगे इस चीज़ का, करने दो, उससे हमको फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये फ़ोटो मैंने क्यों लगाया पीछे, इसके बड़ी एक दिलचस्प कहानी है इसके पीछे, ठीक है। वो आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि पावर क्या चीज़ होती है, सत्ता का नशा क्या चीज़ होता है। इसलिए ये लेके आया हूँ मैं इसके पीछे वीडियो। लेकिन बात सबसे पहले करेंगे हम सीईटी क्वालिफाई की, ठीक है। जैसे कि मैंने कल भी 2 वीडियो सीईटी पे बनाई थी और आप सभी का साथ है, प्यार है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई हमारा लास्ट भाई बहन एग्ज़ाम में बैठे, ठीक है। उन्होंने कोई गुना, कोई फिरौती तो मांगी नहीं है सरकार से, ठीक है। और सरकार को भी समझ आ गई है। अब मुख्यमंत्री को कब तो थोड़ा है ऐसा है कि प्रोसेसिंग जो सिस्टम है थोड़ा धीरे चलता है, थोड़ी देर में समझ आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर जीतना है, ठीक है, तो बड़ा ज़रूरी है हरियाणा में। और मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी हरियाणा के ऊपर, राजनीति के ऊपर, और वो चरितार्थ होती हुई सही दिख रही है। उसका उदाहरण, नवीनतम उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। क्या नाम है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 13% आबादी के साथ ब्राह्मण समाज आपका वहाँ पर है। और उसके बाद भी वहाँ पर सीएम बनाया जाता है आपका भजनलाल शर्मा को। और वहाँ पर जाट समुदाय के बारे में काफ़ी वो आ रही थी, तो वहाँ ओबीसी में, ठीक है, जाट समुदाय आपका ओबीसी में आता है। 13% वहाँ, 13% अगर को सीएम बना रहे हैं वहाँ तो जनरल से होते हुए, तो ये स्वाभाविक था, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपका ओबीसी और वहाँ पर आदिवासी, ये ऐसा था कि भाई राजपूत या उनसे कोई सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी। लेकिन ये इस चीज़ का जो इफेक्ट वो हरियाणा में नहीं पड़ेगा, ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं चलेगी हरियाणा में। हाँ, हरियाणा में एक बात है, कास्ट सिस्टम को हरियाणा में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यादव और जो ब्राह्मण वोट हैं, ठीक है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। वो आपके डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। 16 से 17% ये हैं, और ये भी आपके कुछ संख्या में है 3 से 4%, ठीक है, या 6-7 के आसपास होंगे। तो ये उनको भी पता। लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को काम नहीं करेगी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। जहाँ पर आपका जाट बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, और 25 से 30% के करीब है। 2019 के चुनाव में 25% थे, तो मेरे हिसाब से 27% की आबादी हो गई होगी हमारे समाज, जाट समाज की। तो 27% इनको आपको दरकिनार करना बड़ा मुश्किल है। 10 साल से आपने मतलब पीछे धकेला हुआ है, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी पोजीशन नहीं दी, सेकंड टर्म में तो बिल्कुल नहीं दी। दुष्यंत चौटाला हैं आपके जाट समाज के उप मुख्यमंत्री हैं, रणजीत सिंह चौटाला जाट समाज से मुख्यमंत्री मंत्री बनाए हुए हैं, और जेपी दलाल आपके धनखड़, अभिमन्यु सुभाष बराड़ा हैं, ठीक है। लेकिन वो एक होती है ना, अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये वोट बैंक चाहिए। और इसका एक कारण, बड़ा कारण ये है कि आपका जजपा, ठीक है, और जेजेपी, उसके बाद आपका इनेलो का जो कोर वोटर है, उसके बाद कांग्रेस जो है आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उसके बाद अभी हरियाणा विकास पार्टी जो कुंडू साहब की है, कुंडू, और उसके बाद आम आदमी पार्टी, ठीक है, और उसके बाद आपकी बचती है बीजेपी। बीजेपी को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये इन 25 से 27% अगर ये वोट यहाँ पर बटता है तो भारतीय जनता पार्टी को बेइंतहा फायदा होगा। लेकिन ये वोट मुझे नहीं लगता कि अब की बार बटेगा, क्योंकि ये समझदार है, ना तो यहाँ जाएगा, ठीक है, ना यहाँ जाएगा, ना यहाँ जाएगा। और मुद्दा है यहाँ, ठीक है, ये है हाईलाइट, इनेलो एंड कांग्रेस जाएगा तो यहाँ जाएगा। और ये सोशल इंजीनियरिंग मुझे नहीं लगता माननीय अमित शाह जी की हरियाणा में काम आएगी, ठीक है। ये बच्चों के सवाल थे, तो ये मुझे जवाब देना बड़ा ज़रूरी था कि आप कैसे देखते हो, तो इसलिए मैंने ये सवाल दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को चेता रहा हूँ कि आप 25% को, 27% को दरकिनार नहीं कर सकते हो। नंबर 1 बात। अब बात कर लेते हैं अपनी सीईटी के जो मुद्दा है उसकी। सीईटी पे मैंने कल भी बताया था आपको, आज भी डेली बताता हूँ, डेली ही एक बात रहेगी। सरकार के पास एक मात्र ऑप्शन ये है कि आपको सभी को एग्जाम में बिठा दे। जैसे कि कल आपका पता चला है कि भाई कह रहे हैं कि जो कोर्ट कहेगा वो तो उसकी वो कर लेंगे हम, ठीक है, जो कोर्ट कहेगा। तो ये एक झूठी बात है, ठीक है। ये सिर्फ आपको फद्दू बनाने का एक सिस्टम है। जो कोर्ट कहेगा, कोर्ट ने तो भाई साहब 4 अगस्त का कही रखा है,
नहीं, 4 अगस्त को कोर्ट ने कहा नहीं 4 अगस्त को कि भाई तुम वेरिफिकेशन कर दो। कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 56 ग्रुप की अलग अलग आपकी कट ऑफ लगाओ, फीमेल सुपरवाइजर की अलग लगाओ, कानून गो की अलग लगाओ। कोर्ट ने ये कहा नहीं कि ESM DSM का मामले में आपने गलती की है, ठीक करो। कोर्ट ने ये कहा नहीं कि इनका रिवाइज रिजल्ट जारी करो, क्या नहीं कहा कोर्ट ने। और अब कह रहे कि 19 को हम कोर्ट की मानेंगे। ठीक है, परसों नॉन कैंसिल वाले मीटिंग करके आते तो कहते हैं कि AG 2 से 3 आपकी डेट्स लेंगे, आगे AG क्या लेंगे, 2 से 3 आगे डेट्स लेंगे। अब किसकी माने, एक कहता है कि 2 से 3 डेट्स लेंगे, एक बार एक बच्चे को वो कहते हैं, कुछ बच्चों को वो कहते हैं कि 19 को हम जो कोर्ट कहेगा वो मानेंगे। अरे भाई साहब, कोर्ट ने तो पहले ही कह रखा है, कोर्ट ने तो 5 महीने पहले कह दिया, तुमने वो 5 महीने पहले वाली नहीं मानी। कोर्ट ने ये कहा था कि भाई तुम पेपर लेने मत जाओ, पहले तुम रिवाइज रिजल्ट करो, लेकिन तुम्हारी अपनी जिद में, तुम्हारे अपने अहंकार में, तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते तुम कोर्ट में गए, पूरी की पूरी भर्ती को फंसा के खड़ा कर दिया। पूरी की पूरी भर्ती को 4 अगस्त को बोला था बेटा हमें पेपर ना लो, पेपर ना लो। क्यों गए तुम सिंगल बेंच के खिलाफ? अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने अहंकार, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने तुम गए डबल बेंच। क्या हुआ वहां, कोई नतीजा निकला? आज 5 महीने बीत गए, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर भी गया, 5 महीने का टाइम बीत चुका है, डाक के वही 3 बात। क्यों झूठ बोलते हो कि जो कोर्ट कहेगा वही मान लेंगे? सभी बच्चों को पता है कि भाई आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाई, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाई, सभी को पता है। उसके बाद आपको PPP की आपके पास डाटा है 60 से 70 हज़ार का, सभी को पता है कि आप इनके नंबर नहीं काटोगे तो ये कोर्ट में जाएंगे, भर्ती फिर अटकेगी, सभी को पता है। तो इसमें कौन सी बात आप कोर्ट की मानोगे, मुझे ये बता दो। सभी को पता है कि आपने ग्रुप के अगेंस्ट पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई है, आपके वहां पोस्ट के अगेंस्ट बोला है, ठीक है, लेकिन आपने ग्रुप के अगेंस्ट बुला लिया। चलो अच्छी बात है, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई ग्रुप के अगेंस्ट बुला लिया, बिल्कुल भी मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ग्रुप के अगेंस्ट भी बुलाने में वहाँ भी आपने अपनी महत्वाकांक्षा, अपने अहंकार को आगे रख के सिर्फ 2 कैटेगरियों को बेनिफिट पहुँचाने का काम किया। जब आप ग्रुप के अगेंस्ट बुलाए गए थे तो 40,000 जहाँ बच्चे आपने बुला लिए दरिया दिली दिखाते हुए, तो 40,000 बच्चों को बुलाने में क्या जाता था, आपने 64.55 वाला बुला लिया और 64 वाला 64.5 वाला नहीं बुलाया। इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी? क्या 0.5 नंबर वाले बच्चे की आपको जिंदगी का कोई फर्क नहीं हुआ, कोई फिक्र नहीं हुई? वहाँ दरिया दिली कोई काम नहीं आई आपको, आपने 64.55 वाले को एग्जाम में बैठा दिया, इससे नीचे वाले को 64.50 वाले को नहीं बिठाया। क्या ये दरिया दिली वहां काम नहीं है? दिल नहीं पसीजा तुम्हारा कि इन बच्चों पे क्या बीतेगी? और दूसरी चीज भाई साहब, आप ये पॉलिसी बच्चों से पूछ के नहीं लेके आए, बच्चों पे थोपी गई है। बच्चों की पॉलिसी बच्चों से नहीं पूछ के लेके आए और बच्चों पे ही ये पॉलिसी थोपी गई। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? और बच्चों पे थोप दी, बच्चों ने सैकड़ों प्रदर्शन किए, मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में गए, ठीक है, अपने आप को जेलों में बंद करवाया, मीटिंगें की, आज तक भी मीटिंगें चल रही हैं, लीगल 4-4 जजेस बैठ चुके हैं, उसके बावजूद आपका दिल नहीं पसीजा। अब कह रहे कि कोर्ट की मानेंगे। 5 नंबर पूरे भारत में कोई स्टेट नहीं देती, 5 नंबर। और उसके बाद आपने जो HKRN में गदर फंड उठा रखा है, किसी को नहीं पता कौन तो नौकरी लग रहा है, किस जात का लग रहा है, किस कैटेगरी का लग रहा है, क्यों लग रहा है। 30-40 नंबर आप सोशियो इकोनॉमिक के दे रहे हो। एक ही भर्ती को 2 तरीकों से करते हो। PGT आप एक कौशल रोजगार से करते हो, एक आपका PGT आप पक्की भर्ती करते हो। पक्की भर्ती में पहले HTET क्लियर करो, फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्लियर करो, फिर सब्जेक्टिव करो, फिर इंटरव्यू करो। और यहाँ आप जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 30 से 40 नंबर दे के सीधा आप PGT दे रहे हो। एक भर्ती के 2 मापदंड कैसे हो सकते हैं, जब हाईकोर्ट ने फिलहाल थोड़े दिन पहले डिसीजन दिया था कि एक भर्ती की 2 कट ऑफ नहीं हो सकती, 2 कट ऑफ डेट नहीं हो सकती, तो एक भर्ती के 2 पैमाने कैसे हो सकते हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आई। क्या हरियाणा इतना मूर्ख है कि उसकी आंखों में आप धूल झोंकने का काम करो? HKRN में पता ही नहीं, गदर फंड मचा रखा है, किसके लागे हैं, क्यों लागे हैं, क्या लागे हैं, कद लागे हैं, क्या ये बात हरियाणा को पता नहीं है? ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, उनके कार्यकर्ताओं को भी पता है, और बच्चों को और लोगों को, युवा पीढ़ी को तो खासकर पता है, ठीक है। आज भी भारतीय जनता पार्टी को
मैं ये बात समझाना चाहता हूँ, अगर आपको सत्ता में वापसी चाहिए है तो जब तक आप इनके बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठाओगे तो भाई आपको वोट क्यों देंगे, क्यों आपके साथ जुड़ेंगे। और हरियाणा में वो नहीं है कि जय जय जय, ना 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 ना, उसका बच्चा पेपर में बैठा नहीं, वो क्यों आपको वोट देगा, क्यों आपका काम करेगा, क्यों आपके संगठन से जुड़ेगा। और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ये बात पर 1,60,000 बच्चों ने प्रेफरेंस भरी, इन बच्चों को एग्जाम नहीं दिला रही। या तो आपका उसका नाम बताओ भी, आपको ये कौन बरगला रहा है, कौन आपको ये नहीं चाहता कि आप सत्ता में आओ। ये तो साफ दिख रहा है, 1,60,000 बच्चों का पेपर नहीं लिया जा रहा, 10 लाख 12 लाख बच्चों का पेपर आप लेते हो। कांस्टेबल का पेपर लीक होता है फतेहाबाद वगैरह वगैरह में, बच्चे पेपर दे के निकलते तो पता चलता रेडियो पे 5-5 रुपए में बिक रहे हैं, लाखों बच्चे इधर से उधर घुमा दे और 10 मिनट में अपने पेपर को कैंसिल कर दिया। अब ऐसी कौन सी वजह है, किसका आप पे दबाव है, कौन है वो इंसान जो आपको ये चीज़ इन बच्चों को एग्जाम में बिठाने से रोक रहा है, पता होते हुए कि 4-5 साल से ये एग्जाम में नहीं बैठे हैं, ये बात का पता होते हुए फिर भी उसको दरिया दिली नहीं। इतना अहंकार घमंड किस इंसान में है, कौन वो मुख्यमंत्री को बात को आगे तक नहीं जाने देता, कौन है वो इंसान। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी। अगर बात समझ में नहीं आई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, लगातार ये समझाते हैं, लगातार ये आवाज़ उठाते हैं कि इन 1,60,000 बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है, कुछ बिगाड़ा है भाई आपका। 1,60,000 बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका, ये बताओ। ये कोई फिरौती, कोई बड़ी डिमांड आपसे मांग रही हो, अपना हक मांग रहे हो, उस हक के लिए तुमने इनको खून के आंसू रुला दिया। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी। और अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, पावर, सरकार जो चाहे कुछ कर सकती है, पावर देखिए, ये खबर क्लासिकल उदाहरण है आपका पावर का। हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य बना दिया सोनिया त्रिखा को, ठीक है, राजेश खुल्लर जी की पत्नी है, राज्यपाल ने दिलवाई पद व निष्ठा गोपनीयता से शपथ। ये शब्द कुछ भी नहीं है, ये खत्म हो जाते हैं आते ही। आप किसको शपथ दिला रहे हो। सोमवार शाम तक जो महानिदेशक थी, महानिदेशक क्या होता है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है स्वास्थ्य विभाग की, उससे जबरन रिटायरमेंट दिवा दिया आपने। आपकी पावर का गेम ये समझिए, जो शाम तक स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक थी उसको जबरन आपका क्या दिला दिया, रिटायरमेंट दिवा दिया, सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक दिवा दी। क्यों दिलाई भाई, इसको डिमोट कर सकते थे, महानिदेशक से हटा के कहीं और लगा सकते थे, रिटायरमेंट क्यों दिलवाई। रिटायरमेंट इसलिए दिलाई कि मैं भाजपा हूँ, मैं कुछ भी, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरी चलेगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये है पावर। रिटायरमेंट दिलवाई, और तरीका नहीं मिला तो रिटायरमेंट दिलवा के, रिटायरमेंट दिलवाने के बाद और HPSC की 6 साल के लिए मेंबर बना दी, मिनटों में। अब कहाँ गया कोर्ट, अब कहाँ गया राज्यपाल का टाइम, अब कहाँ गई चीजें। एक दिन के अंदर आपने ऐसे चुटकी बजाते बजाते सिस्टम को यूं पलट दिया, यूं घुमा दिया नू अपनी उंगली पे नू, के राज्यपाल के लोग के वो जबरन रिटायरमेंट दुआई। और जबरन तो क्या, जबरन रिटायरमेंट दुआ के और अपने बंदे को सेट कर दिया। इनको अब तकलीफ नहीं होती, इनकी 1-1 मिनट में तो रिटायरमेंट हो जाती है। यहाँ आम लोग, आम कोई आपका स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी रिटायरमेंट के लिए लेटर नहीं लिख सकता, उसको 3.5-4 महीने घुमाएंगे, उसको इतना मेंटली हरास कर देंगे। रिटायरमेंट तो छोड़ दो, वो बदन नू भी कह दे मेरे पेंशन के पीछे भी तामे रख लो। ये होती है पावर, ये होती है पावर, सत्ता की पावर। जो कह रहे हैं ना कि भाई पावर क्या होती है, देखो ये खड़े, ये देखो खड़े, ये होती है पावर। अपने बंदों को सेट करना, अपने बंदों को सेट करने के लिए कहीं तक भी जाएगा रे तेरा फैजल, कहीं तक भी जाएगा तेरा मनोहर लाल, चाहे उसको रिटायरमेंट दिलवानी पड़े, रातों रात राज्यपाल को बुला के HPSC के मेंबर बनाना पड़े। क्या कर सकते हैं हम गरीब लोग इन सामने। ये क्लासिकल उदाहरण है पावर का, ये है पावर, ये होती है पावर, ठीक है। ये पावर, मेरा सिर्फ एक सवाल है माननीय मुख्यमंत्री से, ये पावर आप भर्तियों में क्यों नहीं दिखाते हो। आपने सोनिया खुल्लर की बात तो 1 मिनट में मान ली, वो तो आपके दिल में गया करेगी, ना 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 ना, हटा नहीं सकता मैं इसको। ये बालक का तड़पण लायक, इतने 4 साल हो गए तेरे धोखे, जा लिए, थक लिए, कड़े नहीं गए हैं ये। अगर हमने इन बालका की 1% भी आवाज नहीं दिखती। ये खुल्लर धोखा लिए, खुद खुल्लर धोखा लिए, खुल्लर साहब ने कौन दिख दी। आपकी पत्नी ने 1 दिन को लग गया, उनने दूसरी नौकरी दुआनदार नहीं, और बड़का ने 4 से लेके 5 साल का हमने गुआ रखे हैं, एक बात भी कौन मान दे। ये है पावर, ये होती है पावर। जो कहते हैं नहीं पावर कुछ नहीं होती, पावर कुछ भी कर सकते हैं ये।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी भाई। मैं तो समझा ही सकता हूँ, मैं तो निष्क्रिय हूँ बिल्कुल। मतलब वो इतना बड़ा दुखी ये दिल है, 25 साल नौकरी कर ली उसके बाद भी पेटा कौन भरता, बताओ। सिर्फ मेरा इससे रिलेटेड एक सवाल है कि बच्चों के साथ बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती 4-5 साल से। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।